हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अपना क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछे जाते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है आपका पहला प्रश्न है ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो वो H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा H2SO4। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो H2SO4। और H2SO4 का रासायनिक नाम क्या होगा? तो H2SO4 का रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सब आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। तो ध्यान में रखना है ये सब कि डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन होता है। ये सब पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न आपका अगला प्रश्न है शुद्ध कार्बन का कठोर रूप कौन सा है? शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना है कि शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप हीरा होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। शुद्ध कार्बन में सबसे कठोर रूप क्या होता है? तो हीरा होता है। तो ये सब ध्यान में रखना है आप सभी को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण न्यूलैंड ने किया था। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा न्यूलैंड। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो न्यूलैंड ने किया था। न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था? तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था? अष्टक नियम दिया था और परमाणु द्रव्यमान पर सजाया था। न्यूलैंड के आवर्त सारणी जो था वो किस नियम पर था? तो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। और न्यूलैंड के अष्टक नियम में कितने तत्व थे? तो 56 तत्व थे। तो ये सारी बात आपको ध्यान में रखना है। और इससे ही रिलेटेड कुछ और बातों को जानते हैं। आप मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल 63 तत्व थे। 63 तत्व थे। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल 63 तत्व थे। और मेंडलीव आवर्त सारणी को किस आधार पर सजाया था? तो परमाणु भार के आधार पर सजाया था। मेंडलीव परमाणु भार के आधार पर सजाया था और न्यूलैंड परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। तो ये सभी बात आपको ध्यान में रखना है। और मेंडली के आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? तो 63 तत्व थे। ये सारी बात आपको ध्यान में रखना है। डोबेराइन ने त्रिक नियम दिया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि डोबेराइन ने कौन सा नियम दिया था? तो त्रिक नियम दिया था। ये सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी जो रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा चल रहा है उसमें बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी बात आप सभी को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक
आधुनिक आवर्त आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोसले को कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोसले को कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किसे कहा जाता है? तो मोसले को कहा जाता है। बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कुल 108 थी। कितने थे तत्व? 118 थे, 118 थे। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? तो 118 तत्व थे। इसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त थे। 18 वर्ग और 7 आवर्त थे आधुनिक आवर्त सारणी में। ठीक है दोस्तों, ये सभी बात आपको ध्यान में रखना है, ये सब परीक्षा में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीजन करता है। हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीजन करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीजन करता है फ्लोरीन। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरीन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। तो आपको ध्यान में रखना है कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट अणु है, अणु। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अणु। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत है। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत है कितना? तो ऑप्शन डी आपका 12 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 12। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना है? तो 12 है। ये सभी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? निम्न में से कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? तो आपको ध्यान में रखना है कि सोना आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सोना को खींचने पर सबसे नमनीय धातु सोना होता है, इसलिए खींचने पर सबसे नमनीय है। तो आपको ध्यान में रखना है कि तार को खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है तो वो सोना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। आप सभी को पता है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 11 होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है डाइफ्लोरो मीथेन बाजार में किस नाम से जाना जाता है? डाइफ्लोरो मीथेन बाजार में किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि ये फ्रियॉन 12 के नाम से जाना जाता है, डाइफ्लोरो। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता होगा कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में है। और ये त्रिवेंद्रम कहाँ पड़ता है? तो त्रिवेंद्रम केरला में पड़ता है, केरल में पड़ता है। केरल की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम।
तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न, आयल ऑफ विट्रॉल किसे कहा जाता है? आयल ऑफ विट्रॉल किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है कि ये सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है उसे आयल ऑफ विट्रॉल कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी H2SO4। H2SO4 का ही रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और इसे ही आयल ऑफ विट्रॉल कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आप सभी को पता होगा कि कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सिंदूर सिंदूर किसे कहते हैं? सिंदूर किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है कि PV3O4 को सिंदूर कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, PV3O4। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान में रखना है कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1969 में किया गया था। कब किया गया था? 1969 में किया गया था अंतरिक्ष विभाग की स्थापना। आपको ध्यान में रखना है कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब किया गया था? तो 1969 में किया। सॉरी दोस्तों, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में की गई थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1972। मिस्टेक से 1969 बोला गया था, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1972। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1972 में की गई थी। आपका सही उत्तर हो जाएगा 1972। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।